स्वागत है आप सभी का। हम आज के इस वीडियो के अंदर मेंडल का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट नियम पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। राइट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये एक ऐसा नियम है जिसका आज तक कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। इट हैज नो एक्सेप्शन। इट हैज नो एक्सेप्शन। इसका कोई भी अपवाद नहीं है। और हाँ, हम इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले जो लाइव वीडियो हम लोग लाने वाले हैं अक्टूबर के अंदर, वो मैं तभी ला पाऊंगा जब आपका भरपूर रेस्पॉन्स और समर्थन होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों से ओपिनियन पोल मांगा है। इसलिए हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जाकर टेक्स्ट मैसेज कीजिए नाम के साथ में, और अपना जो क्लास है उसको भी ज़रूर लिखिए। उसी के ऊपर आधार पर हम लोग जल्द से जल्द उस लाइव स्ट्रीम वीडियो को स्टार्ट कर पाएंगे। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट हैज़ नो एक्सेप्शन। इसका अभी तक कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। ये कैसा है भाई? एक यूनिवर्सल लॉ है। इसको एक और नाम से हम जान सकते हैं, इट इज नॉन मिक्सिंग। इट इज नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स। ये नियम क्या शो करता है? इट इज शोइंग नॉन मिक्सिंग ऑफ द एलील्स। ये किसको शो करता है? कि युग्म विकल्पी मिक्स नहीं होते, है ना। ये क्या शो कर रहा है? ये नियम शो करता है कि युग्म विकल्पी मिश्रित नहीं होते। मिश्रित नहीं होते। तो मैं मेरी बात को कुछ इस तरीके से शुरू करता हूं कि एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। Alleles do not show any blending and both the characters are recovered as such in F2 generation। वापस से बोल दूं आपको, क्या कहा मैंने? That is, alleles do not show any blending। युग्म विकल्पी आपस में किसी भी प्रकार की ब्लेंडिंग मतलब मिश्रण नहीं दर्शाते। वह दोनों ही लक्षण F2 पीढ़ी में पुनः प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि इनमें से एक लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या कहा? युग्म विकल्पी आपस में किसी भी प्रकार की ब्लेंडिंग नहीं दर्शाते, है ना। युग्म विकल्पी आपस में किसी भी प्रकार की ब्लेंडिंग नहीं दर्शाते हैं। वह दोनों ही लक्षण F2 पीढ़ी में पुनः प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। यद्यपि इनमें से एक लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता। जैसे कि यदि मैं क्रॉस करूं कैपिटल टी स्मॉल टी को और मैं F1 पीढ़ी बनाऊं, तो इस F1 पीढ़ी के अंदर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में मिश्रित नहीं हुए। ये दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ है, लेकिन ये क्या नहीं हुए? मिश्रित नहीं हुए हैं। यहां पर ये मिश्रित नहीं हुए और ये दोनों ही विशेषक या लक्षण कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि टॉल और ड्वार्फ, लंबा और बूना लक्षण दोनों ही मुझे पुनः प्राप्त हो जाएंगे। किसके अंदर?
F2PD के अंदर आपने एकल संकर क्रॉस पढ़ा है, आप जानते हैं कि लंबा और बूना लक्षण दोनों उत्पन्न हो जाएंगे किसके अंदर, रिकवर हो जाएंगे किसके अंदर, F2PD के अंदर। यद्यपि इनमें से एक लक्षण F1PD में दिखाई नहीं देता। हाँ, F1PD के अंदर एक लक्षण दिखाई नहीं देता, इसमें लंबा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आपने कभी कहते हैं क्या कि F1PD में कभी कोई बोना उत्पन्न होता है क्या? तो यद्यपि यहां पर एक लक्षण यानी कि बोना लक्षण यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन F2PD के अंदर वो भी क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। आर यू गेटिंग? ये चीज आपको समझ में आई है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि इट इज नॉन मिक्सिंग ऑफ द एलील्स? वास्तव में इसमें नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स होता है। चल अब आ जाते हैं इस नियम को, ये तो एक तरीका हुआ समझाने का, ये शायद डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसे कैसे दे रखी है जैसे कि मैंने अभी लिखी है, ये एनसीईआरटी में दे रखी है। अब थोड़ा सा ऊपर उठ के चलते हैं, इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि पेरेंट्स हैव अ पेयर ऑफ एलील। समझना, पेरेंट्स हैव अ पेयर ऑफ एलील, हाँ या ना? जैसे कि पेरेंट्स क्या क्या होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना? तो पेरेंट्स हैव अ पेयर ऑफ एलील, हाँ या ना? कैपिटल टी स्मॉल टी। पेरेंट्स हैव अ पेयर ऑफ एलील, बट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस the alleles segregate and each gamete receives only one factor, and that's why इट इज प्योर। बहुत खास बात लिखी हुई है, समझने की कोशिश करना। मैं क्या कहना चाहता हूं कि पैतृकों में युग्म विकल्पी या कारकों का एक जोड़ा होता है। कारकों का क्या होता है? एक जोड़ा होता है, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। लेकिन युग्मक निर्माण के वक्त, युग्मक निर्माण कब होता है भाई? युग्मक जनन के दौरान। लेकिन युग्मक निर्माण के वक्त कारकों का जोड़ा, या क्या कहा मैंने? युग्मक निर्माण के वक्त जो गैमेट्स होते हैं, जब गैमेट्स बनेंगे, लेकिन युग्मक निर्माण के वक्त यह जोड़ा क्या हो जाएगा? पृथक हो जाएगा एवं हर एक युग्मक केवल एक कारक को प्राप्त करेगा, इसलिए युग्मक क्या होता है? शुद्ध होगा या शुद्ध होता है ना? या तो युग्मक क्या प्राप्त करेगा? कैपिटल टी, या फिर युग्मक क्या प्राप्त करेगा भैया? स्मॉल टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पेरेंट्स हैव अ पेयर ऑफ एलील, समझ में आ रहा है? पेरेंट्स हैव अ पेयर ऑफ एलील, कैपिटल टी या स्मॉल टी, बट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस द एलील सेग्रीगेट। गैमेटोजेनेसिस के वक्त में एलील सेग्रीगेट हो जाता है, पृथक हो जाते हैं। युग्म विकल्पी का जो जोड़ा होता है वो पृथक हो जाता है, और हर एक युग्मक केवल कितना कारक प्राप्त करेगा? एक कारक प्राप्त करेगा, या तो कैपिटल टी प्राप्त करेगा या स्मॉल टी प्राप्त करेगा। इसीलिए कारक जो होते हैं या जो गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं? प्योर। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो क्या है भैया? पैतृक है।
तो पैतृकों के पास में तो युग्म विकल्पी का जोड़ा है ना। अब जब युग्मक बनते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है, पैतृकों में युग्म विकल्पी या कारकों का एक जोड़ा होता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन युग्मक निर्माण के वक्त यानी कि युग्मक जनन के दौरान यह जोड़ा पृथक हो जाएगा। जैसे कि यहां से बनेंगे तो यह जोड़ा क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। एवं हर एक युग्मक में केवल एक कारक, हर एक युग्मक ईच गैमेट विल रिसीव ओनली वन फैक्टर, हर एक युग्मक केवल एक कारक को प्राप्त करेगा। इसलिए या तो युग्मक के अंदर क्या होगा, कैपिटल टी होगा, या फिर क्या होगा, स्मॉल टी। इसका मतलब साफ है कि युग्मक क्या होता है, शुद्ध होता है। गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। ये मैं अलग अलग तरीके से इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी नियमों को रटना नहीं है ना। रटोगे तो एग्जाम में अटक जाओगे, रटोगे तो अटकोगे, और समझोगे तो वहां पर अपने दिमाग से लिखोगे, कभी भी आपकी कलम रुकेगी नहीं। ठीक है, तो क्या मैं इस पूरी बात को जो अभी मैंने कही है, क्या मैं उसको कुछ इस तरीके से कह सकता हूं क्या भाई? ये देखो, इस पूरी बात को मैं नटशेल के अंदर कुछ इस तरीके से बयां कर देता हूं कि ये नियम को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, फैक्टर्स फॉर ईच ट्रेट segregate during gametogenesis. Factors for each trait segregate, factor for each trait segregate during gametogenesis, and gamete receives only one factor for each trait and hence it is pure। ठीक है, मतलब फैक्टर फॉर ईच ट्रेट, हर एक लक्षण के कारक, हर एक लक्षण के कारक युग्मक जनन, हर एक लक्षण के कारक युग्मक जनन के दौरान पृथक हो जाते हैं एवं हर एक युग्मक किसी एक कारक को प्राप्त करता है, इसलिए वह शुद्ध होता है। इसलिए वह क्या होता है, शुद्ध होता है। हम इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, हर एक लक्षण के कारक युग्मक जनन के दौरान पृथक हो जाते हैं, हर एक लक्षण के कारक युग्मक जनन के दौरान पृथक हो जाते हैं एवं हर एक युग्मक किसी एक कारक को प्राप्त करता है, और इसलिए वह क्या होता है, शुद्ध होता है। इसीलिए तो कहते हैं भैया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को याद रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। अर्थात हर एक युग्मक किसी विशेष लक्षण के लिए शुद्ध होता है। जैसे कैपिटल टी लंबाई के लिए शुद्ध है, कैपिटल टी जैसे कैपिटल टी युक्त युग्मक लंबाई के लिए शुद्ध है, व स्मॉल टी युक्त युग्मक
बोनेपन के लिए शुद्ध है, बोनेपन के लिए शुद्ध है। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? फैक्टर फॉर ईच ट्रेट सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट रिसीव ओनली वन फैक्टर फॉर ईच ट्रेट एंड हेंस इट इज प्योर। हर एक लक्षण के कारक युग्मक जनन के दौरान पृथक हो जाते हैं एवं हर एक युग्मक किसी एक कारक को प्राप्त करता है, इसलिए वो क्या होता है? शुद्ध होता है। इसीलिए तो हम इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। तो मन में प्रश्न उठता है क्यों इसको लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स क्यों कहा? मतलब हर एक युग्मक किसी विशेष लक्षण के लिए शुद्ध होता है। ईच गैमेट इज प्योर फॉर एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर। जैसे कैपिटल टी युक्त युग्मक लंबाई के लिए शुद्ध होगा और स्मॉल टी युक्त युग्मक बोनेपन के लिए शुद्ध होगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, जितने भी गैमेट्स बनेंगे उसमें 50% गैमेट्स हैव कैपिटल टी एंड 50% gametes have small t। ठीक है, 50% gametes जो होंगे वो कैपिटल टी वाले होंगे, है ना, और 50% gametes जो है वो क्या होंगे? स्मॉल टी वाले होंगे। ये आपको समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। एक और डेफिनेशन देना चाहता हूं, जो जिसको अच्छी लगे वो वैसे उसको याद कर लेना। एक और डेफिनेशन, when a pair of allele is brought together in F1 जनरेशन, समझना भाई बहुत आसान है। F1 जनरेशन, when a pair of allele is brought together in F1 generation, they are found together, but they are neither, very very important, neither mixed up nor contaminate each other, and they separate pure and complete at the time of gamete formation। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, जरा देखिएगा। हिंदी में भी इसको अनुवाद कर दूंगा अभी। When a pair of allele is brought together in F1 generation, जब एक युग्म विकल्पी के एक जोड़े को, अभी क्रॉस बना हुआ तो सामने दिखाई देगा। When a pair of allele is brought together in F1 generation, जब F1 पीढ़ी के अंदर जब एक युग्म विकल्पी के जोड़े को पास में लाया जाता है तो वो साथ साथ रहता है, वो युग्म विकल्पी का जोड़ा साथ साथ रहता है, लेकिन साथ साथ रहने के बावजूद भी वो ना तो आपस में मिश्रित होते हैं, ना ही एक दूसरे को संदूषित करते हैं, अपितु युग्मक निर्माण के वक्त शुद्ध रूप से एवं पूर्ण रूप से पृथक हो जाते हैं। शुद्ध रूप से एवं पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? पृथक। ये जरा देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप सब जानते हैं कि पेरेंट्स के अंदर युग्म विकल्पी का क्या होता है? जोड़ा होता है, लेकिन इसके बाद में क्या बनाते हैं? हम युग्मक बनाते हैं, राइट। और आप देखो ये F1 पीढ़ी बनती है, F1 पीढ़ी। तो हम ये बताने की कोशिश करें, मैंने पेयर ऑफ एलील इज ब्रॉट टुगेदर इन F1 जनरेशन। ये देखो, हमने F1 पीढ़ी में हम एक युग्म विकल्पी के जोड़े को पास में लेके आए, लेकिन ये दोनों साथ साथ है, दिखाने के लिए तो ये साथ साथ है, दिखाने के लिए तो साथ साथ है, लेकिन साथ साथ रहने के बावजूद भी ना तो ये आपस में मिश्रित होते हैं, ना ही एक दूसरे को कंटेमिनेट करते हैं, संदूषित करते हैं। अपितु जब युग्मक निर्माण होगा तो ये शुद्ध रूप से, वो पूर्ण रूप से पृथक पृथक हो जाते हैं। अच्छा, और चीज, आपको F1 पीढ़ी के अंदर केवल एक लक्षण प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लंबाई का, लेकिन F2 पीढ़ी के अंदर आप देखोगे, मतलब हमने कहा था ना कि एलील्स डू नॉट ब्लेंड इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में कभी भी युग्म विकल्पी के अंदर ब्लेंडिंग नहीं होती, मिश्रण नहीं होता है, एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन। मतलब लंबाई का लक्षण और बोनेपन का लक्षण दोनों ही मुझे
पुनः F2PD में प्राप्त हो जाएंगे। जरा देखना कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी सल्फिंग की, ये F2PD मिली, तो ये देखो चेकर बोर्ड बनाया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या मुझे बोना और ये लंबाई वाले क्या मुझे पुनः प्राप्त हो गए कि नहीं हो गए? यदि ये यहाँ पर ही मिश्रित हो गए होते, यदि ये यहाँ पर ही F1PD में मिश्रित हो गए होते या संदूषित हो जाते, तो मुझे फिर से शुद्ध रूप में कैसे मिलते? इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। जो मैंने बातें बोली है, जो अभी वाक्य बोले हैं, उसको बहुत ध्यान से मंथन कीजिए। मैंने हर एक एंगल पे समझाने की कोशिश की है, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर अलग अलग परिभाषाएं देके। मेंडल का जो ये नियम था, इसका कोई भी अपवाद नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या पृथक्करण का नियम। सो आज के वीडियो में तो हमने इसको डिस्कस किया। मैं आने वाले दिनों के अंदर और भी बहुत सारे वीडियोस जेनेटिक्स के ऊपर, और जो आप डिमांड कर रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, उन टॉपिक्स के ऊपर भी ढेर सारे वीडियोस लेकर आएंगे। तो देखते रहिए, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। हम जल्द फिर मिलेंगे।